हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं आपको महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए सिद्धांतों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आज इसी टॉपिक में एक नया सब टॉपिक लेकर के हम स्टार्ट करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण। मैंने देखिए, जब आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई है, उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने बताया था कि सागर नितल प्रसरण जो हमारा था सिद्धांत, जो हैरी हैश महोदय ने दिया था, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार बनाता। ठीक है, देखिए हर सिद्धांत जो दिया जाता है उसके बाद जो नई चीजें आती हैं, नए विकास जो होते हैं, वो उस सिद्धांत से और बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको समझने से पहले एक क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं कि कैसे हम इस सिद्धांत तक पहुंचे हैं और आज जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बिल्कुल सही मान के जो चल रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियोस में आप देखिएगा, इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मैंने दिया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किसको, लॉर्ड कैल्विन की थ्योरी को। ठीक है, लॉर्ड कैल्विन महोदय ने जो थ्योरी दी थी उसको मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद हमने पढ़ा है लेपवर्थ और लव की थ्योरी को, लेपवर्थ एंड लव की थ्योरी को पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा है लोथियल ग्रीन को। किसका पढ़ा है? लोथियल ग्रीन की थ्योरी को पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, इन सब ने, इन तीनों ने क्या कहा था, इन तीनों की बातों में एक जैसा ही लगता है कि पृथ्वी पहले बहुत ज्यादा गर्म थी, वह ठंडी हुई, ठंडी होने के कारण उसकी भूपर्पटी में संकुचन हुआ। जब उसमें संकुचन हुआ तो संकुचन से जो भाग उठा हुआ रह गया वह तो बन गया महाद्वीप, और जो भाग धंसा रह गया वो बन गया महासागर। यानी इन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर है, ना महाद्वीप चल रहे हैं ना महासागर चल रहे हैं, मतलब नो ड्रिफ्टिंग एट ऑल। ठीक है, कोई ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही है और सारी की सारी जो संरचनाएं हैं, महाद्वीप महासागर, वो क्या है? स्थिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा? लॉर्ड कैल्विन, लेपर्थ और लोथियल ग्रीन ने। इन तीनों की जो हमारी थ्योरी है, इनमें लगभग यही चीजें दिखाई देती हैं। ये आपको मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक का पहला वीडियो हमारा। ठीक है, इसके बाद आए एफ.बी. टेलर महोदय। कौन आए? एफ.बी. टेलर महोदय। एफ.बी. टेलर ने पहली बार कहा कि महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं। इन्होंने 1908 में अपनी थ्योरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, जो दी इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की, वो 1908 में दी। हालांकि इन्होंने जो बल बताए थे इस चीज के लिए आवश्यक, वो बल को लेकर के कोई भी वैज्ञानिक इनके साथ संतुष्ट नहीं था। ठीक है, एफ.बी. टेलर के बाद आते हैं हमारे अल्फ्रेड वेगनर। इन सबको मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। अल्फ्रेड वेगनर जो था, इनकी आई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और इन्होंने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, जिसको 15 और 20 में इन्होंने विवेचना दी। इन्होंने क्या कहा कि महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, और जो महाद्वीप विस्थापन जो हो रहे हैं उसको इन्होंने बताया कि पहले क्या था कि पूरा जो स्थल भाग था, कार्बोनिफेरस काल से पहले, जो कार्बोनिफेरस हमारा टाइम युग था, उससे पहले सारा का सारा जो लैंडमास, जो स्थल भाग था, वो एक पेंजिया के रूप में इकट्ठा था, और दूसरा महासागरीय जो भाग था वो पेंथालासा था। पेंजिया में विखंडन होता है, और विखंडन से क्या बन जाते हैं? आज के महाद्वीप बनते हैं, और इन महाद्वीपों में गति होती है। कैसी गति होती है? विषुवत रेखा की तरफ और पश्चिम दिशा में ऐसी गति होती है, और इसके लिए इन्होंने ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल को क्या माना? जिम्मेदार माना। ठीक है, हालांकि वैज्ञानिक जो थे इनके इन बलों पे सहमत नहीं थे। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड वेगनर, मगर इन्होंने ये कहा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। इन्होंने पर्वत निर्माण प्रक्रम भी बताया। ठीक है दोस्तों, ये अल्फ्रेड वेगनर ने हो गया। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर महोदय के बाद मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में एक सिद्धांत बताया है छोटा सा, आर्थर होम्स का। आर्थर होम्स जो महोदय थे हमारे, इन्होंने 1928-29 में एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। संवहन तरंग सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? इन्होंने बताया, मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। इन्होंने बताया कि जो हमारा जो मेंटल है, उस मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से निरंतर कंटिन्यूअसली क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। इससे जो हमारी जो
चट्टाने हैं मेंटल की, वो पिघलती हैं और पिघल के बेसाल्टिक मैग्मा का निर्माण करती हैं और इस बेसाल्टिक मैग्मा का कंटिन्यू क्या ऊपर की ओर अपवेलन होता रहता है संवहन तरंगों कन्वेक्शन करंट के रूप में, और लाइक ए कन्वेयर बेल्ट होता है, उस कन्वेयर बेल्ट की तरह ये संवहन तरंगें ऊपर उठती हैं और स्थल मंडल के पास आती हैं और नीचे जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, ये संवहन तरंगें ऊपर उठ रही हैं और नीचे आ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं और नीचे आ रही हैं। तो इन्होंने बताया कि इस वजह से कंटिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं, क्योंकि जहां पे ये जो संवहन तरंगें दूर दूर जाती हैं वहां पे इनका अपसरण होता है, क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, और महाद्वीप दूर जाते हैं। जहां ये संवहन तरंगें पास आती हैं, देखिए जैसे ये पास आ रही हैं तो वहां क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है और दोनों पास आती है। ये किसने कहा, आर्थर होम्स ने। ठीक है, अब आर्थर होम्स की इस संकल्पना के बाद हमारी जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी अल्फ्रेड वेगनर की, इसको बड़ी ताकत मिल गई। क्यों? क्योंकि देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत बताया था वो बातें काफी तो सही थी, मगर बस बल को लेकर के एक कंफ्यूजन था वैज्ञानिकों में। तो ये एक नया बल मिल गया हमें, क्या, संवहन तरंग का बल। ठीक है, किसका, मैग्मा का संवहन तरंग। ठीक है, कन्वेक्शन करंट। तो इस कन्वेक्शन करंट को लेकर के जब इन्होंने ये कह दिया तो वैज्ञानिक जो 1950 तक आते आते, लगभग 1950 तक आते आते वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के इस सिद्धांत से काफी हद तक सहमत होने लग गए। मगर आज भी तब भी 1950 तक भी उन वैज्ञानिकों में मतभेद था। कुछ मानना चाहते थे कि पृथ्वी क्या स्थायी है, कुछ मानना चाहते थे नहीं, पृथ्वी के जो महाद्वीप महासागर हैं वो गति कर रहे हैं, कुछ मानते थे महाद्वीप महासागर स्थायी है। ठीक है, फिर 1950 तक अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी को ज्यादा वरीयता मिलने लगी। इसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिकों ने जो हमारे जो सागर का जो नितल था, जो हमारा ओशनिक बेसिन है, उस ओशनिक बेसिन के, अब थोड़ा सा समझिए कि कैसे विकास हुआ। ठीक है, ओशनिक बेसिन जो थे उनमें जो चट्टाने हैं, जो सागर के नितल जो है, जैसे ये सागर नितल है, इसमें जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों का जब अध्ययन किया, उनमें पूरा चुंबकत्व का अध्ययन किया, उनकी आयु का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि इनमें जो देखा जाता है पूरा चुंबकत्व, और उनमें बहुत अंतर पाया जाता है, आयु में भी और पूरा चुंबकत्व में भी इनके। ठीक है, पेरियोमैग्नेटिज्म क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस आधार पे 1960 में 1960 में कौन आए, हैरी हैश। कौन आए, हैरी हैश महोदय आए। हैरी हैश महोदय ने दो आधार लिए। पहला आधार लिया इन्होंने क्या, पूरा चुंबकत्व को, और या फिर हम कहें कि जो पूरा चुंबकीय जो अध्ययन हुए थे उन अध्ययनों को इन्होंने आधार बनाया। पूरा चुंबकीय अध्ययन, इनको एक तो आधार बनाया इन्होंने। दूसरा इन्होंने देखा कि जो हमारे महासागर हैं उन महासागरों में एक लंबी पूरी कटक या एक बोले तो अंतः महासागरीय पर्वत बने हुए हैं। इन अंतः महासागरीय पर्वतों का निर्माण किस प्रकार हुआ और इनका निर्माण होने से हमारे सी फ्लोर जो है उस पर क्या असर हुआ, इसको इन्होंने आधार बनाया। तो इन्होंने किसको आधार बनाया, अंतः सागरीय पर्वतों को, जो लगभग कितने किलोमीटर में, लगभग 16,000 किलोमीटर में महासागर के अंदर फैले हुए हैं। इसको इन्होंने नाम दिया मध्य महासागरीय कटक। क्या कहा जाता है, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक मींस मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज होती है। तो इन दोनों को आधार बना के हैरी हैश महोदय ने अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, क्या, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत दिया 1960 में। और दोस्तों यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी थी हमारी, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार बनी। ठीक है, इसके बाद हमारे मैकेंजी मॉर्गन जो आए, उन्होंने 1967 में आकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को दिया। उन्होंने भी इन सब चीजों को आधार माना, आर्थर होम्स को भी माना, हैरी हैश के महोदय के इसको माना, पूरा चुंबकत्व को भी लिया, अल्फ्रेड वेगनर को भी लिया, और इस आधार पे सबको कंपाइल करके एक नई थ्योरी दी जिसका नाम दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। किसने दिया ये, मैकेंजी मॉर्गन और पार्कर महोदय ने। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं हैरी हैश महोदय ने जो हमारा सागर नितल का प्रसरण सिद्धांत दिया था, उसको आधार बना के अब मैं बताता हूं कि सागर नितल का प्रसरण किस प्रकार हो रहा है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आप जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले मैं वहां पे आपको बता चुका हूं कि 3 तरह की सीमा या सीमांत होते हैं। कौन सी होती है, पहली होती है अभिसारी प्लेट सीमा, दूसरी अपसारी प्लेट सीमा, और तीसरी होती है हमारी कौन सी, रूपांतरण। ठीक है, कौन सी, डाइवर्जेंट
कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तीन ही होती हैं। और सीमांत अगर हम बोले हैं तो तीन तरह के होते हैं, उन्हीं में अभिसारी प्लेट सीमा के साथ क्या होगा हमारे अभिसारी प्लेट सीमा के साथ होगा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विध्वंसात्मक प्लेट किनारा। और जो हमारी अपसारी प्लेट सीमा होगी, डाइवर्जेंट जो हमारी होगी, इसके साथ कौन सा होगा, संरचनात्मक या रचनात्मक, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। और जो हमारी रूपांतरण भ्रंश जो होगा, रूपांतरण जो सीमा होगी, उसके साथ हमारा कैसा होगा, उसके साथ हमारी मतलब ना तो कुछ बनेगा ना कुछ होगा, कंजर्वेटिव या संरक्षित प्लेट सीमा होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती कैसे है। देखिए सबसे पहले हम बताएं कि आपको कि जो हमारी जो कन्वर्जेंट जो हमारी बाउंड्री होती है, जो अभिसारी प्लेट सीमा जो होती है, वहां पे क्या होता है कि महाद्वीपीय जो हमारी प्लेट है और महासागरीय प्लेट है, ठीक है। तो महाद्वीपीय प्लेट जो है उसका घनत्व महासागरीय प्लेट से कम होता है। तो जब महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, ये देखिए हमारी ओशनिक क्रस्ट है और ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। तो जब महासागरीय जो हमारी प्लेट है उसका महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है, क्या होता है, सबडक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये भारी होती है। और ये सीमा कौन सी है, अभिसारी, एक दूसरे के पास आ रही है। ये देखिए ये हमारी मान लीजिए कौन सी है, पैसिफिक प्लेट है, और ये हम मान लें हमारी नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट मान लें। तो ये दोनों प्लेट पास आ रही हैं और इनके पास आने से जो हमारी पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो कि एकमात्र कौन सी है, मेजर प्लेट है, जो पूरी तरह महासागरीय प्लेट है, ठीक है। ये जो है किसके नीचे सबडक्ट कर रही है, हमारी नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, उसके नीचे सबडक्ट कर जाती है। और इस सबडक्शन के कारण क्या है दोस्तों, एक पुल लगता है। क्या लगता है, एक पुल लगता है, ठीक है। इस पुल को क्या बोला जाता है, जो हमारा पुल लगता है इसको बोलते हैं स्लैब पुल। आप देखिए इसको बोलते हैं स्लैब पुल। ये स्लैब पुल क्या होता है, देखिए जब ये इसके नीचे सबडक्ट करेगी, जब इसके नीचे सबडक्ट करेगी ये हमारी कौन सी, ओशनिक प्लेट, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट को आगे की ओर धक्का लगेगा। क्यों, क्योंकि इसको आगे स्लिप होने के लिए जगह मिलेगी। हालांकि हमारी कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट जो है वो आपस में टकराती भी है, ठीक है। और उसके टकराने से मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि हमारे जो महाद्वीपीय प्लेट है उस पर क्या बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे, जैसे हमारे रॉकीज और एंडीज बने हैं। उनके साथ साथ क्या होगा कि जब ये सबडक्ट करती है तो एक स्लैब पुल मिलता है। इस स्लैब पुल जो धक्का मिलता है, इस धक्के के कारण क्या होता है कि हमारी जो महासागरीय प्लेट जो है, इस महासागरीय प्लेट में एक बल लगता है, उसे बोलेंगे टेंशन, ठीक है, तनाव उत्पन्न होता है। क्या बल उत्पन्न होता है, तनाव बल। देखिए ये हमारी महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये हमारी जो है नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन है और यूरोप और अफ्रीकन है। अब ये महाद्वीप महासागरीय प्लेट है, ये हमारा क्या है, मिड अटलांटिक रिज है। ये देखिए मिड अटलांटिक रिज है ये हमारी, तो मिड अटलांटिक रिज है। अब इन दोनों के देखिए ये इधर की तरफ जा रही है और ये इस तरफ आ रही है, तो इसको एक क्या मिल रहा है, पुल मिल रहा है, एक तनाव मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है। इस टेंशन के कारण क्या होता है कि जो महासागरीय जो प्लेट जो है, जहां अपसारी प्लेट सीमांत है, वहां पे क्या उत्पन्न हो जाती है, दरार उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्टिंग हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इस रिफ्टिंग से जब ये रिफ्टिंग प्रोड्यूस होती है तो इस रिफ्टिंग से क्या होता है कि जो प्लेट जो है, ठीक है, इस प्लेट के दोनों छोर दूसरे में अपसारी गति स्टार्ट हो जाती है। कौन सी, डाइवर्जेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इस डाइवर्जेंट मूवमेंट में देखिए अब हम दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं मिड अटलांटिक का और दूसरा लेंगे हम प्रशांत लेवल का, ठीक है। तो मिड अटलांटिक में क्या हुआ है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। तो जब पैसिफिक प्लेट जो है वो किससे टकरा रही है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से। तो हमारा क्या बन रहे हैं यहाँ पे हमारे बन रहे हैं रॉकीज और एंडीज बन रहे हैं, वॉल्केनिज्म की वजह से वॉल्केनिक आर्क बन रहे हैं और ये नीचे सबडक्ट कर रही है, ठीक है दोस्तों। और इसके सबडक्शन से क्या हो रहा है कि यहाँ से जब क्रस्ट को तोड़ने को जगह मिल जाएगी तो यहाँ से हमारा जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा और मैग्मा ऊपर आकर के यहाँ पे हमारे वॉल्केनिक गतिविधियां मिलेंगी। अब देखिए इस टेंशन के कारण जब ये पुल आया, जब ये स्लैब जब पीछे नीचे जा रही है, तो जब इसको पुल मिल रहा है तो इससे जो टेंशन क्रिएट हुई, से अब सारी प्लेट सीमा जो है हमारी, जो डाइवर्जेंट है, किस किस के बीच में है,
इधर तो हमारा यूरोप और अफ्रीका, इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी कि अटलांटिक जो महासागर है हमारा उसके मध्य में, तो इसको पुल मिलता है। इस पुल की वजह से हमारी मेंटल जो है, इस मेंटल में क्या है, मैग्मा और संवहन तरंगे इसमें चल रही हैं। तो जो संवहन तरंगों के कारण जो मैग्मा का ऊपर की ओर उठ रहा है वह इस रिज के साथ साथ, इस कटक के साथ साथ बाहर उद्वेलित होकर लावा के रूप में फैल जाता है। अब देखिए ये जो लावा है वो कैसा लावा है, बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्टिक लावा है। कौन सा लावा है, बेसाल्टिक लावा। और देखिए मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, ठीक है, उसमें देखिए कोर जो है हमारा, उसके आउटर कोर में तो क्या है, निफे है, निकल और फेरस है, लोहा है। तो ये बेसाल्ट जो है इसमें क्या होगा, लोहा होगा, ठोस होगा ये। तो जब ये बाहर आएगा तो ये द्रव जो है वो किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। और ठोस में बदल के दोस्तों ये क्या है, यहां पे जम जाएगा, ठीक है। इसके जमने से क्या होगा, ये जब जमेगा तो यहां पे एक बेसाल्टिक भूपर्पटी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बेसाल्ट भूपर्पटी, बेसाल्ट भूपर्पटी का निर्माण होगा, ठीक है। तो बेसाल्ट भूपर्पटी बन रही है। इस भूपर्पटी के बनने के बाद जब ये ठोस होकर के यहां जम गया है, उसके बाद जब कालांतर में लेटर ऑन जब दोबारा ऐसा कोई उद्वेलन होगा और इनमें अपसारी गति होगी तो क्या होगा दोस्तों कि फिर से हमारा मैग्मा निकल करके बाहर आएगा। और जो ये हमारी, जैसे ये देखिए आप, जैसे ये हमारी पूरा मैग्मा जो ये निकल के आ रहा है, इस मैग्मा के कारण देखिए ये मैग्मा निकल के आ रहा है, जो पहले से बनी जो हमारी भूपर्पटी है, ये भूपर्पटी कटक के दोनों ओर क्या हो जाएगी, सरक जाएगी। क्यों, क्योंकि जो भूपर्पटी बनी हुई है हमारी उसके बीच में, जैसे ये पूरी भूपर्पटी है हमारी, इसमें जब नीचे से मैग्मा आएगा तो ये कट जाएगी और कट के ये दो भागों में बराबर दूरी पे कटक से सरक जाएगी। ये किसने कहा, हैरी हैशमोथ ने। और इसके सरकने से क्या होगा कि सी फ्लोर जो है उसका स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि देखिए नई फ्लोर बनेगी, जैसे ही लावा ऊपर आएगा एक नई पट्टी बनेगी, नई भूपर्पटी बनेगी और जो पुरानी वाली है वो दूर जाती जाएगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे लावा का बार आता है, जैसे जैसे मैग्मा बार आता है, लावा के रूप में फैलता है, वैसे वैसे नई क्या बनती है, भूपर्पटी बनती है और पुरानी भूपर्पटी कटक के दोनों ओर सरकती जाती है। ये देखिए अब इसमें हम देखें, ये मान लीजिए हमारी नई भूपर्पटी बन रही है अभी, ठीक है, और ये इससे पहले बी वाली हमारी जो है ये इससे पहले वाली है, जो सी है वो इससे पहले वाली है, जो डी है वो इससे वाली, मतलब बराबर चौड़ाई में और बराबर दूरी पे ये सरकती जाती है, ठीक है। इनके मध्य क्या होते हैं, ये स्लिप होती हैं, ये दूर स्प्रेड होती हैं और इससे हमारी ओशन जो फ्लोर है वो स्प्रेड होती है। ये किसने कहा, हैरी हैशमोथ ने। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि अगर वास्तव में बेसिन इतना फैल रहा है और महासागर इतने फैल रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि पृथ्वी जो है उसका जो क्या क्षेत्रफल बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी तो जो सरफेस है वो बढ़ती जा रही है, मगर ऐसा नहीं है। इन्होंने साथ में एक बात और कही, वो सुनिए। उन्होंने कहा कि जैसे नई नई जो चट्टानें बनती जाती हैं वो किसके दोनों ओर बनती हैं, कटक के दोनों ओर बनती हैं। जो बेसाल्टिक भूपर्पटी या चट्टान जो बनती है वो कटक के दोनों होती है, और पुरानी जो खिसकती जाती हैं वो खिसकती हुई कहां पहुंच जाती है, हमारी अभिसारी प्लेट सीमा पे, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन पे। ये देखिए आप इसको पैसिफिक में समझिए। मान लीजिए ये हमारी ईस्ट पैसिफिक में, अभी तो मिड पैसिफिक में कोई नहीं है, इसको बोलेंगे ईस्ट पैसिफिक रिज। ये हमारी ईस्ट पैसिफिक रीज है, पूर्वी प्रशांत रीज है। इसके इस ओर तो क्या है, देखिए ये कौन सा है, हमारा ईस्ट पैसिफिक है और इधर वेस्ट पैसिफिक है, ठीक है। तो पश्चिमी और पूर्वी प्रशांत के बीच में क्या है, हमारे एक मिड पैसिफिक रीज है। इसके देखें हम तो ईस्ट पार्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और वेस्ट पार्ट में देखें तो यूरेशिया और नीचे फिलीपाइंस प्लेट है। अब इन्होंने कहा कि जो फ्लोर स्प्रेड हो रही है, जैसे यहां भी स्प्रेड हो रही है, तो ये तो कौन सी है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, ठीक है, डाइवर्जेंट है। और ये जब दोनों ओर जो कन्वर्जेंट जो प्लेट सीमा है, यहां पे इनका कंटिन्यू विध्वंस होता रहता है, और इसीलिए हम इसको विध्वंसात्मक प्लेट सीमांत कहते हैं।
यानी नई बनती जाएंगी और पुरानी जो है इस सबडक्शन जोन में जाकर के, ये देखिए सबडक्शन हो रहा है, तो इस सबडक्शन जोन में जाके, अब मैं मानूं यहां से पैसिफिक आ रही है तो इसमें सबडक्शन होता रहता है, और यह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वलीत पर्वत बन रहे हैं, तो महाद्वीप और महासागरीय जो प्लेट हैं ये टूट भी रही हैं। यहां देखिए आप कि मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक में बताया था कि जो हमारा जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर क्या है, सबडक्शन जोन बने हुए हैं, क्षेपण क्षेत्र क्या बने हुए हैं, सबडक्शन जोन। इस सबडक्शन जोन में क्या है कि जो हमारी प्रशांत प्लेट है, इस प्रशांत प्लेट का हमारी महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे क्षेपण होता रहता है। अब ये देखिए, ये प्रशांत में ये इधर जा रही है और ये इधर आई है, प्रशांत प्लेट के बीच में कटक बन गई है। इस कटक की पुरानी चट्टानें यहां जाएंगी बन, देखिए ये चट्टानें सरक रही हैं, तो सरकते सरकते ये एंड पे आ जाएंगी और यहां आकर के ये किसके नीचे क्षेपित हो रही है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के नीचे हो रही है, किसमें, ईस्ट पार्ट में। और वेस्ट पार्ट में देखें तो ये यूरेशिया और फिलीपींस प्लेट जो है हमारी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इनके नीचे क्षेपण हो रही है और आकर के यहां समाप्त हो जाती है, मतलब टूट जाती है और नई प्लेट बनती जाती है। इस तरह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, यानी कि जो हमारे ओशनिक ट्रेंच बनती है, ये देखिए ओशनिक ट्रेंच बन रहा है, इन ओशनिक ट्रेंच के पास आकर के ये जो सी फ्लोर है वो क्या होती है, टूटती जाती है, नीचे क्षेपित होकर जाती है और क्षेपित होकर के कहां जाएगी, मेंटल में। मेंटल में जो है ये हमारे जो दुर्बलता मंडल जो हमारा है यहाँ पे, यहाँ जाकर के इनका क्षेपण जब होता है तो ये पिघलती हैं और पिघल के मैग्मा के नए स्रोत के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साइकिल है, चक्र है। चक्र कैसे है कि नीचे से बेसाल्टिक मैग्मा आएगा, ऊपर पट्टी जो है हमारी जो क्रस्ट है उसका फॉर्मेशन होगा, क्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद जो पहले से जो बनी हुई क्रस्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी या स्लिप हो जाएगी कटक के जो हमारी क्रस्ट है उसके दोनों तरफ, और फिर से यही प्रोसीजर होगा। और ये होते होते जब एंड में जो हमारी सबसे पुरानी जो चट्टान है वो कहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाएगी, तो वो किसके नीचे क्षेपित हो जाएगी, हमारी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे। और इस महाद्वीपीय प्लेट के नीचे देखिए ये क्षेपण हो रहा है, आप इसको देखिए, ये क्षेपण हो रहा है प्रशांत प्लेट का पूर्वी किनारे पे, किसके नीचे, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के नीचे, और ये इधर हो रहा है वेस्ट वाले हिस्से में, किसके, फिलीपींस और यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण होता है और क्षेपण होकर के फिर से मैग्मा बनता है और ये प्रोसीजर चलता रहता है। ये बताया हैरी हैशमोल्डे ने सागर नितल प्रसार को। समझ में आया आपको कि देखिए सीधी सी बात है, अपन को डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दो को समझ के रखना है। जहां अभी सारी मूवमेंट होगी वहां पे क्या होगा, विध्वंस होगा, एक का दूसरे के नीचे क्षेपण होगा, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होगी, सबडक्ट होगी और टूट जाएगी। ठीक है, मतलब पिघल जाएगी। और जब डाइवर्जन होगा वहां पे नई संरचनाएं बनेंगी, क्या बनेगी, नई बेसाल्टिक भूप्रपट्टी बनेगी और इस नई बेसाल्टिक भूप्रपट्टी के कारण क्या होगा, सी फ्लोर स्प्रेड होगी और ये दोनों ओर सरकती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया हैरी हैशमोल्डे ने, हमारा जो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत था इसको बताया था। ठीक है, और अब देखिए, अब इन्होंने जो बताया था इसमें इन्होंने बल जो बताया, पहला बल तो इन्होंने जिम्मेदार बताया स्लैब पुल को, कि भैया जब ये क्षेपित होगी तो इससे स्लैब पुल लगेगा और स्लैब पुल से इसके क्या होगा, टेंशन मिलेगा और टेंशन से क्या होगा, ये दूर दूर होंगी। दूसरा, जब हमारे नीचे जो संवहन तरंगे चल रही हैं, ये जो संवहन तरंगे मेंटल में जो चल रही हैं, ये संवहन तरंगें भी जब अपसरी गतिविधि करेंगी, देखिए अपसरण मतलब दूर दूर जाना है, जब ये दूर जाएंगी तो ये और ज्यादा बल प्रदान करेंगी किसको, महासागरीय में जहां अपसारी सीमा जो बनी हुई है वहां पे, और अपसारी सीमा के प्रभाव में और दूर होंगी। यानी कि दोनों तरीके के बल से हमारे रिफ्टिंग जो है वो और ज्यादा होगी, मैग्मा ज्यादा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब अगर ऐसा ही है कि वास्तव में सागर जो है वो नितल का प्रसार हो रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ प्रसरण की क्या होगी, गति भी होगी। ठीक है, कोई स्पीड तो होगी, इसका कोई वेग होगा, कोई स्पीड होगी। तो स्पीड कैसे नापते हैं, देखिए ये हमारी है नई वाली प्लेट, ये हमारी नई भूप्रपट्टी, ये पुरानी, देखिए BCDEF, BCDEF यानी कि बराबर दूरी पे ये फिसल रही हैं। तो देखिए अब इसको हम जब देखें तो हमें इसकी एक स्पीड मालूम करें तो कैसे मालूम करेंगे, स्पीड ऐसे मालूम करेंगे कि मान लो ये इधर जो है सरक रही है, ये इधर सरक रही है, अगर हम इसको काउंट कर लें और इसका डबल कर दें तो हमें टोटल प्रसार का पता चल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रसार देखने को मिलता है वो हमारा देखने को मिलता है ईस्ट पैसिफिक, किसमें, ईस्ट पैसिफिक जो हमारी प्लेट है, रिज है, ईस्ट पैसिफिक जो रिज है उसमें हमें देखने को मिलता है 0 डिग्री से
30 डिग्री कौन से दक्षिण अक्षांश के मध्य। ठीक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश के मध्य देखें हम, तो क्या देखेंगे हम कि जो ईस्ट पैसिफिक रिज जो बनी हुई है, जिसमें क्या है, इधर कौन सी प्लेट है हमारी, साउथ अमेरिका और नजका प्लेट है। क्या है हमारी, नजका प्लेट। देखिए ऐसे है कि जैसे ये है और ये है, तो ये कौन सी हमारी है, नजका प्लेट है। आपको मैं बता चुका हूं नजका प्लेट। ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट है यहाँ पे, और इधर कौन सी आ रही है हमारी, फिलीपींस प्लेट है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे जो कैलिफोर्निया का जो पार्ट है, इस कैलिफोर्निया के पार्ट से एक ऐसे रिज जा रही है। इस रिज में जो है गति जो मानी जाती है वो मानी जाती है कि 6 से 7 6 to 7 सेंटीमीटर पर ईयर, 6 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से ये जो सी फ्लोर है इसमें एक तरफा गति हो रही है। अब अगर इसका डबल कर दें हम, तो हमें टोटल प्रसार का पता चल जाएगा, क्योंकि जितना इधर प्रसरण हो रहा है उतना ही इधर प्रसरण हो रहा है, तो टोटल प्रसार कितना हो रहा है, एक साइड तो 6 से 7 सेंटीमीटर है, तो अगर हम टोटल कर दें तो हमें टोटल दोनों तरफ का प्रसार पता चल जाएगा। यानी कि हम माने तो लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर का प्रसार हो रहा है, किसमें, ईस्ट पैसिफिक रीजन में। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है इसमें ईस्ट पैसिफिक रीजन के अलावा, वो हमें देखने को मिलता है हमारा जो दक्षिण अटलांटिक है। दक्षिण अटलांटिक में भी ये गति अच्छी है। कितनी गति है दक्षिण अटलांटिक में, दक्षिण अटलांटिक में हमें जो मिलता है 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष एक तरफा गति, वन साइडेड। अगर इसको डबल कर दें तो टोटल प्रसार पता चल जाएगा हमें 4 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष का प्रसार हो रहा है। और ये हर अपसारी प्लेट सीमांत पर जहां मध्य महासागरीय कटक बनी हुई है वहां हो रहा है। देखिए ये हमारा, मान लो ये तो हमने ईस्ट पैसिफिक बता दिया, ये अटलांटिक है। अटलांटिक का जो सदर्न पार्ट है जहां हमें अफ्रीका है और इधर साउथ अमेरिका है, इस सदर्न पार्ट में अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मध्य वाले भाग में ज्यादा तेज कटक का प्रसार हो रहा है और इससे सागर नितल तेजी से प्रसरित हो रहा है, तो इसकी गति है। इसके बाद हम हिंद महासागर में देखें तो हमें मिड इंडियन जो रीज है, ठीक है, मध्य हिंद महासागरीय जो है हमारी कटक, उसमें हमें देखने को मिलती है लगभग 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ये कौन सी है, ये एक तरफा है। इसकी डबल करेंगे तो टोटल प्रसार हो रहा है 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से। ये हमें देखने को मिलता है, ये मापन किया गया है, कैलकुलेटेड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें मिल गया है क्या, मिड इंडियन और पैसिफिक और अटलांटिक में। इसी तरह सबका प्रसार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमने आपको स्पीड बता दी। अब इसकी जो इस तरीके से जो फैलाव हो रहा है, इसको हम सपोर्ट में क्या साक्ष्य दें कि वास्तव में इनका फैलाव हो रहा है, इसको हम कैसे माने। तो देखिए इसको मानने के लिए जो साक्ष्य देने होंगे हमें, वो साक्ष्य का कोई आधार होना चाहिए। तो देखो पहला जो साक्ष्य है वो क्या है, ठीक है, तो पहला तो हम साक्ष्य यही देख सकते हैं कि जो हमारा ताप जो है, तापमान जो है, उस ताप का हमको इसमें जांच करें, हम ताप की जांच करें। क्या, ताप जांच, या बोले तो टेम्परेचर जो है, हमारा जो टेम्परेचर है उसका हम करेंगे, टेम्परेचर प्रोब बोलते हैं इसको। ताप जांच कैसे, कि जो हमारे जो महासागर है उसकी पूरी फ्लोर पे जब हम तापमान का अनुमान लगाते हैं, तो दोस्तों जो कटक जो है, जो हमारी ओशनिक कटक है, जो मध्य महासागरीय कटक है, उसके दोनों ओर के क्षेत्रों में हमें सामान्य ताप का कितना गुना मिलता है, सामान्यतः जो सतह पर ताप होना चाहिए उस सामान्य ताप का 3 से 4 गुना तापमान प्राप्त होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैग्मा जो है वो उद्वेलन हो रहा है, मैग्मा जो है वो अपवार्ड आ रहा है और लावा के रूप में बेसाल्ट फैल रहा है, बेसाल्टिक लावा फैल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे महासागरों में तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला साक्ष्य हो गया। दूसरा साक्ष्य हम अगर इसका लें कि इसमें कैसे ज्यादा, हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसाल्टिक लावा आ रहा है और ये सी फ्लोर स्प्रेड हो रही है, तो हम इसमें एक ये देख सकते हैं कि हम भूकंपीय तरंगों की गति को भी दे सकते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की
गति। कैसे? देखो मैंने आपको जब भूकंप अर्थक्वेक जब बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के एक स्रोत के रूप में, तो मैंने बताया था कि हमारी जो प्राइमरी वेव है वो तो सभी माध्यमों में से गुजर जाती है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, ठीक है, चाहे गैस हो। बट देखिए जब ठोस से द्रव में जाएगी तो गति में थोड़ा अंतर आएगा, कम हो जाएगी गति। पहली बात तो ये, तो पी वेव की तो क्या हो जाएगी, गति कम हो जाएगी प्राइमरी वेव्स की। और जो सेकेंडरी वेव्स जो हमारी थी, ठीक है, इस सेकेंडरी वेव्स की क्या प्रॉपर्टी थी, ये केवल ठोस में चल सकती थी, तरल में ये नहीं चल सकती थी। तो यहां आने पर जो हमारी एस वेव जो है इस तरल में आकर के इसकी जो गति है, तरल में गति नहीं होती है एस वेव की। तो चूंकि ये पूरी तरह जो हमारा तरल है, यहां पे हम जब देखेंगे भूकंपीय तरंगों को तो इन तरंगों की बहुत कम गति हमें यहां दिखाई देगी, ठीक है। पी वेव की गति भी कम होगी और एस की गति तो नाम मात्र की होगी या अनुपस्थित ही होगी अगर ज्यादा तरल है तो, ठीक है। तो इस आधार पर भूकंपीय जो अवलोकन किया गया तरंगों का, उस आधार पर निकाला गया कि यहाँ पे हमारे जो डाइवर्जेंट जो कटक का एरिया है, इस कटक क्षेत्र में भूकंपीय तरंगे जो है उनकी गति कम हो जाती है। तो ये दो आधार तो हमने इसके लिए हैं कि किस आधार पर हमको पता चलता है कि ये सागर नितल जो है इसका प्रसरण हो रहा है। तो सागर नितल प्रसरण का हम तीसरा अगर हम लेके चलें तो हमें देखना चाहिए, ये देखिए मैंने आपको जो ये डायग्राम दिया है इसमें हम तीन चीजें देख सकते हैं। पहले जो हमारा तीसरा जो आधार है वो ये कि अगर हम इस कटक के दोनों ओर की जो चट्टानें हैं, कटक के दोनों ओर की चट्टानों का जो हम अध्ययन करें, कटक के दोनों ओर की चट्टानों में अध्ययन करें तो हम क्या पाएंगे कि इनकी आयु देखिए आप, एक इनकी संरचना देखें हम, एक इनका हम घनत्व देखें और हम इनकी मोटाई देखें, तो इनमें क्या मिलती है, समानता पाई जाती है, पहली बात तो। दूसरा देखिए समानता कैसे पाई जाती है, पहले तो आप ये देखिए मैंने बताया कि नई जो सी फ्लोर स्प्रेड हो रही है, जो नया जो मैग्मा निकल के आ रहा है, उससे एक नई भूपरपट्टी बन रही है और पुरानी प्लेट दूर सरकती जा रही है, ठीक है, उनमें दूर की ओर उनमें प्रसार हो रहा है। तो आप देखिए बी प्लेट इधर है, बी प्लेट इधर है, तो इन दोनों की पहली बात तो हमें क्या मिलेगी, आयु देखें हम। तो जिस काल में, जिस टाइम पीरियड में ये इस साइड वाली बी प्लेट बनी थी, उसी काल में इस साइड की बी प्लेट बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कभी कटक पे एक साथ निर्माण हुआ होगा और जब मैग्मा का उद्वेलन दोबारा हुआ तो ये दो भागों में टूट के दोनों ओर सरक गई। इस प्रकार जब हम कटक से दूर जाते हैं तो कटक से दूर जाने पर हमें देखा जाएगा कि इनकी आयु बढ़ती है, ठीक है, आयु क्या है, बढ़ी हुई मिलती है हमें। यानी नई जो हमारी चट्टानें हैं ये कहां मिलेंगी, यहां पे तो मिलेंगी हमें कौन सी, नई चट्टानें, ठीक है, ये कौन सी चट्टानें हमारी, नई। और दूर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगी, पुरानी चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। तो आयु में यह दिखाई देता है। दूसरा जब हम संरचना देखते हैं तो कटक के जो दोनों ओर की चट्टानें हैं उनकी संरचना जैसे एक जैसी मिलती है। मतलब अगर बी पट्टी इस ओर की देखें, बी पट्टी इस ओर की देखें, तो इन दोनों की चट्टानों में समानता मिलती है, इनकी संरचना, इनके अंदर जो जो पदार्थ होने चाहिए उनमें भी समानता दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा आधार ये देखा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। तीसरा हम घनत्व की बात करें, देखिए ये मैग्मा का उद्वेलन हो रहा है। अब मैग्मा जब निकल रहा है तो तरल है और तरल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो जो इसका घनत्व कम है और जब हम दूर चलते हैं, कटक से दूर जाने पर आयु के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है घनत्व, क्योंकि जब आप भूपरपट्टी जब बनेगी तो वो क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होकर के जब उसका घनीभूतीकरण हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो इस सॉलिडिफिकेशन के कारण क्या होगा कि इसका घनत्व बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो ठोस हो जाएगी, ज्यादा डेंस हो जाएगी, ज्यादा डेंस के कारण इनका घनत्व बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कटक से दूर जाने पर आयु के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है। तीसरी बात हम देखें मोटाई, और घनत्व बढ़ने के साथ साथ दोस्तों घनत्व एक जैसा भी दिखाई देता है। यानी इस बी प्लेट का इस बी प्लेट का लगभग एक जैसा घनत्व होगा, इस सी प्लेट का और इस सी प्लेट का लगभग एक जैसा
घनत्व होगा। ठीक है, तीसरा हम देखें मोटाई। तो जो भूपर्पटी यहां जो बन रही है नए उद्वेलन से, वह भूपर्पटी क्या होगी, पतली होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मैग्मा सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, अभी वो एक पतली परत के रूप में फैला है। पर जैसे जैसे हम कटक से दूर जाएंगे, कटक से दूर जाने के साथ साथ क्या होगा, मोटाई बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होकर के ठोस होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, तो घनत्व के साथ साथ इसकी मोटाई भी बढ़ती जाएगी। तो आप ये इस सिद्धांत में कह सकते हैं कि कटक के दोनों ओर की चट्टानों में आयु, संरचना, घनत्व और मोटाई में समानता पाई जाती है। मतलब जैसी इस साइड की है वैसी ही इस साइड की मिलेगी। साथ ही हम जब कटक से दूर जाएंगे तो चट्टानों की आयु, घनत्व और मोटाई बढ़ती जाती है। और दोस्तों, नवीनतम साक्ष्यों से पता चला है कि हमारी जो सी फ्लोर है वो अधिकतम 20 करोड़ वर्ष ही पुरानी पाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ, 20 करोड़ वर्ष ही पुरानी क्यों थी? पृथ्वी की उत्पत्ति तो 4.54 अरब वर्ष पूर्व हो गई थी, यानी कि तभी बन जानी चाहिए थी ओशियनिक फ्लोर, बट क्यों नहीं बनी? क्योंकि वही बात कि डाइवर्जेंट बाउंड्री जो हो रही है वह नई सी फ्लोर बनती जा रही है और पुरानी वाली का क्षेपण हो रहा है। पुरानी वाली जो है वो विध्वंसात्मक प्लेट के मारे पे आके क्षेपण से टूट जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पुरानी चट्टानें तो हमारी क्षेपण होकर के सारी मेंटल में चली गई और टूट करके मैग्मा बन गई और नई चट्टानें बनती जा रही हैं। तो जो सबसे पुरानी चट्टानें जो हम देख पा रहे हैं ओशन फ्लोर में, वो मिल पा रही है हमें 20 करोड़ वर्ष पुरानी। नहीं तो हमें कब की मिलनी चाहिए थी? पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम की मिलनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें तीसरा साक्ष्य मिलता है। अब इसमें हम एक चौथा साक्ष्य और लेते हैं, और चौथा साक्ष्य जो हम लेंगे वो होगा हमारा क्या? चौथा साक्ष्य हमारा पुरा चुंबकत्व, और साथ में देखेंगे हम एवं चुंबकीय उत्क्रमण। अब ये भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। ठीक है, पुरा चुंबकत्व और चुंबकीय उत्क्रमण, पेलियो मैग्नेटिज्म। क्या है? पेलियो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक रिवर्सल। ठीक है, पूरा चुंबकत्व एवं पेलियो मैग्नेटिक रिवर्सल। देखिए, पूरा चुंबकत्व पेलियो मैग्नेटिज्म क्या है और कैसे इसका मैग्नेटिज्म का रिवर्सल हुआ है, इस चौथे साक्ष्य को मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि हमें पेलियो मैग्नेटिज्म को भी समझना है। तो मैं थोड़ा सा आपको यह बता देता हूं कि जो पेलियो मैग्नेटिज्म है वो इस डायग्राम पे आधारित है। कैसे? कि जैसे जैसे चट्टानें दूर जाती जा रही हैं, उनके अंदर जब इनका निर्माण हुआ था तब क्या चुंबकीय गतिविधि चल रही थी, उसका हमें इन प्लेटों से, मतलब इस पट्टियों से, जो बेसाल्टिक पट्टियां बनी हुई हैं, इनसे पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा चुंबकत्व को और चुंबकीय उत्क्रमण को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो हमका चौथा साक्ष्य बस आप इसको समझ लीजिए, पूरा चुंबकत्व और चुंबकीय उत्क्रमण है। इसको कैसे हम इससे रिलेट करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग से, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम पूरा चुंबकत्व और चुंबकीय उत्क्रमण को डिटेल में समझेंगे सेपरेट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो नए वीडियो का वेट कीजिए और जैसे ही वीडियो आता है आप इससे उसको रिलेट कीजिएगा। मैं जल्दी ही नया वीडियो डालने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत से ही संबंधित हमारा नया जो सब टॉपिक है वो है पूरा चुंबकत्व एवं चुंबकीय उत्क्रमण, और ये किस प्रकार हमारे सागर नितल प्रसार को एक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, और क्या वीडियो जो है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा चुंबकत्व एवं चुंबकीय उत्क्रमण के साथ। थैंक यू।